Hello, good morning, students. This is Mohnish Kenulia. So, today we are going to cover Book 1, that is Contemporary World Politics, Chapter 1, The Cold War Era. So, इसमें भी हम केवल दो टॉपिक कवर करेंगे. डिटेल में वी आर गोइंग टू डू इट. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एंड सेकेंड टॉपिक इज व्हाट इज द कोल्ड वॉर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ वो हुआ 1914 से 1918 के बीच. तो इस कोल्ड वॉर की शुरुआत कब से हुई? जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 1945 के बीच. उसके बाद और 1939 से 1945 के बीच दो हमारे पास ग्रुप्स थे. कौन कौन से ग्रुप्स थे? वी वर हैविंग टू ग्रुप्स. पहला एलिड एंड सेकेंड वन वॉज एक्सिस. एलिड में कौन कौन सी कंट्रीज थी हमारे पास? एलिड में वी वर हैविंग यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस and Britain. On other side, we were having Germany, Italy, and Japan. So why did USA entered in Second World War? Because जापान ने यूएसए का एक पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया था. इस वजह से फॉरेन रिटेलिएशन ऑफ जापान टू गिव आंसर टू जापान, यूएसए एंटर्ड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर. क्लियर? फिर जर्मनी के साथ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएसएसआर. फिर यूएसएसआर क्यों एंटर किया? यूएसएसआर एंटर्ड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट जर्मनी बिकॉज जर्मनी ने ही धोखा किया यूएसएसआर के साथ, रशिया के साथ, एंड जर्मनी अटैक्ड प्रीवियसली इन रशिया. इसलिए एलिड साइड यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस एंड ब्रिटेन. ऑन अदर साइड, एक्सिस साइड में जर्मनी, इटली, जापान. ये कंट्रीज जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थी. अब इसमें हुआ क्या? जर्मनी टोटली लॉस्ट, इटली इट ऑल्सो टोटली लॉस्ट, जापान तो पूरा तहस नहस हो चुका था आफ्टर द व्हेन यूएसए ड्रॉप्ड बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब ऑन जापान इन हिरोशिमा एंड नागासाकी. और फ्रांस एंड ब्रिटेन भी टोटली इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ चल रहे थे. तो बची कौन सी कंट्रीज? दो ही कंट्रीज बची. पहली यूएसए एंड यूएसएसआर. और यूएसए यूएसएसआर में भी यूएसए एंड यूएसएसआर, यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों इमर्जिंग पावर्स थी. दे वर लाइक डेवलप्ड कंट्रीज जो कि दोनों के बीच कशमकश चल रहा था. जैसे एक स्पेस बैटल चल रहा था. कभी कौन कोई मंकी भेज रहा है, कोई डॉग भेज रहा है स्पेस के अंदर. तो दे वर हैविंग नॉट
direct wars. They were having a cold war which is not indulgent direct war. तो इनके अलावा जो यूएसए था वो फर्स्ट वर्ल्ड कहलाता था एंड यूएसएसआर वाज सेकंड वर्ल्ड. इनके अलावा थर्ड वर्ल्ड भी था विच वाज कंसिस्ट ऑफ इंडिया, घाना, इजिप्ट, इंडोनेशिया एंड यूगोस्लाविया. ऐसे करके दीज वर 5 कंट्रीज जो कि इट वॉज अ पार्ट ऑफ नैम. नैम क्या है? दैट इज नॉन अलाइन मूवमेंट. तो ये कंट्रीज अभी अभी ब्रिटिशर्स के, कोई फ्रेंच के देशों से आज़ाद हुई है और वापस से वॉर में इंडल्ज होना नहीं चाहती थी. तो दीज कंट्रीज कीप देमसेल्स अवे फ्रॉम यूएसएसआर एंड यूएसए. तो एक ये ओवरव्यू है कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग किस तरीके से हुई. एंड यूएसए वॉज फॉलोइंग विच आइडियोलॉजी? यूएसए वॉज फॉलोइंग कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी. कैपिटलिस्ट क्या होता है? कैपिटलिज्म जिसमें टोटल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें जो भी ट्रेड एंड इंडस्ट्री होता है वो टोटली कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट ओनर्स जो कि प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं, जिसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होता है. स्टेट में कोई भी इंडस्ट्री रन नहीं की जाती है. स्टेट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल ओनली प्राइवेट ओनर्स का होता है कैपिटलिज्म में. वहीं पर कम्युनिज्म जो कि एक तरह का सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि इसमें सारी प्रॉपर्टीज इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी. कम्युनिटी ओन करती है जिसमें ईच पर्सन कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है और कंट्रीब्यूट करने से कुछ ना कुछ एज पर देयर एबिलिटी एंड नीड्स दे रिसीव सम अमाउंट. ये कैपिटलिज्म जो कि यूएसए फॉलो कर रहा था, वहीं पर दूसरी साइड यूएसएसआर कम्युनिज्म फॉलो कर रहा था. क्लियर? सो हम लाइन बाय लाइन चलेंगे, वर्ड बाय वर्ड. So, in this chapter, provides a backdrop to the entire book. The end of the Cold War is usually seen as the beginning of contemporary era in world politics, which is the subject matter of this book. It is therefore appropriate that we begin the story with a discussion of the Cold War. से हम शुरू करेंगे. The chapter shows how the dominance of two superpowers, United States of America and Soviet Union, was central to the Cold War. दो ही कंट्रीज थी. एक ग्रुप था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एंड सेकंड सोवियत यूनियन जो कि यूएसएसआर, जिसका मेन लीडर कौन था? रशिया. It tracks the various arenas of the Cold War in different parts of the world. The chapter views the non-aligned movement as a challenge to the dominance of the two superpowers and describes the attempts by non-aligned countries to establish a new economic order NIEO जो कि नॉन अलाइन मूवमेंट कंट्रीज ने स्टैब्लिश किया, वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे. एट द मीन्स ऑफ अटेनिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए इट कॉन्क्लूड्स विद एन असेसमेंट ऑफ इंडियाज रोल इन, इंडिया का रोल क्या रहा वो भी इसमें आएगा. एंड आस्क हाउ सक्सेसफुल द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट
हैज़ बीन इन प्रोटेक्टिंग, इंडिया का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरीके से नैम का रोल रहा. सो द एक डायग्राम शो कर रखा है. लेट अस सी दिस डायग्राम. The end of the Second War led to the rise of two major centers of power. The two pictures above symbolizes the victory of the US and USSR in Second World War. American soldiers raising US flags during the Battle of Jima, Japan on 23rd February 1945. And second, Soviet soldiers raising the USSR flag on the Reichstag building in Berlin, Germany in May 1945. So ये दोनों ही countries, USA and USSR, raising their flags, hoisting their flag. So एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम देख लेते हैं. था क्या ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस? ओके, सो just a second. सो यूएसए जो कि कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा था, वहीं पर यूएसएसआर कम्युनिज्म को फॉलो कर रहा था. ओके, तो यूएसए के बिल्कुल पास में था कौन सी कंट्री? दैट वाज विच कंट्री? दैट वाज क्यूबा, just near to USA. Okay, so just it was near to USA. So Cuban Missile Crisis. So I'm making USA and here is से दूर जा करके USSR, और क्यूबा था जस्ट नियर टू USA. ओके, और यूएसए को जो लीड कर रहे थे, उस लीडर का नाम जॉन एफ कैनेडी. यूएसए के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी. और क्यूबा को जो लीड कर रहे थे, हु वाज द वन? फिडेल कैस्ट्रो. फिडेल कैस्ट्रो. और वहीं यूएसएसआर को लीड करने वाले वो कौन थे? निकिता खुर्शेव. निकिता खुर्शेव. एंड निकिता खुर्शेव इज नॉट अ फीमेल, इट्स ही इज अ मेल. ये लीड कर रहे थे. तो क्यूबा में यूएसएसआर ने अपना एक मिलिट्री बेस बना लिया, क्योंकि क्यूबा जो था किसको फॉलो कर रहा था? यूएसए तो कैपिटलिज्म को, यूएसएसआर
कम्युनिज्म को, इन द सेम वे क्यूबा वॉज फॉलोइंग कम्युनिज्म। तो यूएसओ को एक चिढ़ थी कि क्यूबा यूएस से कितना पास होते हुए भी वो कम्युनिज्म को फॉलो कर रहा है, तो ये यूएसए को पसंद नहीं आ रहा था। एंड यू क्यूबा वॉज द लोकेशन ऑफ यूएसएसआर बिकॉज इट वॉज फॉलोइंग कम्युनिज्म। इस वजह से यूएसएसआर ने यहाँ मिलिट्री बेस बना लिया। कहाँ पे? क्यूबा के अंदर। और अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स यहाँ इस्टेब्लिश कर दी। जैसे ही ये यूएसए को मालूम चला तो यूएसए को ही वॉज शॉक्ड। और फिर जैसे जैसे क्या हुआ इसमें वो हम पढ़ेंगे अभी। तो ये एक सिनेरियो है क्यों ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुए, कैसे यूएसए ने उसको डेटर किया, रोका, एंड यूएसएसआर का क्या रोल रहा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में, और फिडेल कैस्ट्रो का क्या रोल रहा। सो लेट अस लुक। So it started in April 1961. Leaders of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) were worried that the United States of America would invade communist-ruled Cuba. USA, जो कि कैपिटलिज्म था, would invade communist-ruled Cuba and overthrow Fidel Castro, जो कि क्यूबा के लीडर थे, the president of small island nation of the coast of United States के president. And Cuba was an ally of the Soviet Union. Yes, USSR का एक एली थी। कौन? क्यूबा। And received both diplomatic and financial aid from एट। तो क्यूबा अपनी फाइनेंशियली या मिलिट्री जो भी रिक्वायरमेंट थी वो कहाँ से पूरा कर रही थी? वो अपना फुलफिल कर रही थी यूएसएसआर से। सो निकिता Khrushchev, the leader of the Soviet Union, decided to convert Cuba into Russian base। उसको बना लिया। कहाँ पे बना लिया? In Cuba. So in 1962 he placed nuclear missiles in Cuba. न्यूक्लियर मिसाइल्स बना लिए, एस्टैब्लिश कर दिए। किसने एस्टैब्लिश कर दिए? यूएसएसआर ने क्यूबा के अंदर। इंस्टॉलेशन ऑफ दीज वेपन्स पुट द यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर फायर फ्रॉम क्लोज रेंज एंड नियरली डबल द नंबर of bases or cities in the American mainland which could be threatened by the USSR। तो USSR की इस एक्टिविटी को जो क्यूबा में मिसाइल एस्टेब्लिश करके USSR तिल मिला गया, क्योंकि इतना नज़दीक होते हुए भी क्यूबा कम्युनिज्म को फॉलो कर रहा है और वहाँ पे मिसाइल एस्टेब्लिश कर दिए हैं, प्लेस कर दिए हैं। तो इस वजह से यूएसए ने भी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी अपने कंट्री में वहाँ वहाँ पे मिसाइल एस्टेब्लिश कर दिए ताकि यूएसएसआर को रिटेलिएट कर सके, जवाब दे सके। अगर किसी भी सिचुएशन में यूएसएसआर अगर अटैक करता है तो सारी की सारी मिसाइलें वो यूएसएसआर पे डाल सके। 3 weeks after the Soviet Union had placed the nuclear weapons in Cuba, the Americans became aware of it। 3 हफ्ते तक मालूम ही नहीं चला कि रशिया ने, यूएसएसआर ने क्यूबा में मिसाइल रख दिए हैं। The US President John F. Kennedy and his advisors were reluctant to do anything that might lead to full-scale nuclear war between the two countries। तो अगर
ये वॉर अगर होता तो दे माइट बी अ बिग सिचुएशन, अ वर्स सिचुएशन फॉर होल वर्ल्ड। क्योंकि सोचिए, जस्ट अ स्मॉल एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा एंड नागासाकी पे गिरा, जिसमें उनकी पूरी वर्स सिचुएशन हो गई। उससे थाउजेंड्स टाइम्स एक एक न्यूक्लियर वेपन बहुत इफेक्टिव था, थाउजेंड्स टाइम्स इफेक्टिव देन ए एटॉमिक बॉम्ब। और उनके पास, यूएसए के पास और यूएसएसआर के पास थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स थे। तो बहुत बुरी स्थिति हो सकती थी अगर ऐसी सिचुएशन, थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की सिचुएशन होती तो। बट दे वर डिटरमाइंड टू गेट खुर्शेव टू रिमूव द मिसाइल्स। और वो चाहते थे, यूएसए व्हाट दे वांटेड, कि रशिया क्यूबा से अपनी मिसाइल्स हटा ले एंड न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम क्यूबा। कैनेडी ऑर्डर्ड अमेरिकन वॉरशिप्स to intercept any Soviet ships heading to Cuba as a way of warning the USSR of his seriousness। तो जो हमने देखा, क्यूबा से आगे वाला रास्ता था उसने पूरा ब्लॉक कर लिया ताकि यूएसएसआर कोई भी एक्टिविटी ना कर सके, कोई शिप पास ना कर सके। अ क्लैश सीम्ड इमिनेंट व्हेन व्हाट केम टू बी नोन एज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इस पूरी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बोलते हैं। द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्लैश मेड द होल वर्ल्ड नर्वस, फॉर इट वुड हैव बीन नो ऑर्डिनरी वॉर। अगर ये वॉर होता तो ये कोई बहुत स्मॉल स्केल पे नहीं होता, बहुत बड़े लेवल पे होता। बिकॉज बोथ द कंट्रीज, द मेजर कंट्रीज वर हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स। इवेंचुअली टू द वर्ल्ड ग्रेट रिलीफ, बोथ साइड डिसाइडेड टू अवॉइड वॉर, ताकि वॉर ना हो। अगर वॉर होता तो दोनों ही कंट्री, क्या पूरी दुनिया तहस नहस हो जाती, दोनों खत्म, पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी। द सोवियत शिप स्लोड डाउन एंड टर्न्ड बैक, एंड फिर फाइनली सोवियत शिप्स वापस चले गए। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वॉज द हाई पॉइंट ऑफ वॉट केम टू बी नोन एज द कोल्ड वॉर। इस पूरे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जब अपने पूरे हाईएस्ट लेवल पे गया, दोनों के बीच में, दोनों कंट्रीज यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में जो ये सिचुएशन उभरी निकली, उस सिचुएशन को बोलते हैं कोल्ड वॉर। जो कि डायरेक्ट फुल फ्लैज वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो इसको कोल्ड वॉर बोलते हैं। द कोल्ड वॉर वॉज रेफर टू द कॉम्पिटिशन, द टेंशंस एंड सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशंस बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन के बीच में जो भी टेंशंस हैं, सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशंस हैं, बैक्ड बाय देयर रेस्पेक्टिव एलीज, जो एलीज उनको फॉलो कर रही है या उनके साथ है, ये पूरा कोल्ड वॉर कहलाता है। तो फॉर्चुनेटली हाउएवर इट नेवर एस्केलेटेड इनटू ए हॉट वॉर, ये वॉर में कभी ये कन्वर्ट नहीं हुआ। दैट इज अ फुल स्केल वॉर बिटवीन दीज टू पावर्स। देयर वर वॉर्स इन वेरियस रीजन्स विद द टू पावर्स एंड देयर एलीज इन्वॉल्व। जैसे कोरियन वॉर हम पढ़ेंगे, कोंगो वॉर, अफगानिस्तान वॉर, वियतनाम वॉर, ऐसे बहुत सारे वॉर हुए जो कि आगे चैप्टर में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जानेंगे उसके बारे में। So their allies involved in warfare and supporting regional allies, but at least the world avoided another global war। बिल्कुल, अगर ये वॉर होता तो एक वर्स सिचुएशन पैदा हो सकती थी पूरी दुनिया के लिए। So the Cold War was not simply a matter of power, rivalries, of military alliances, and of the balance of power. These were accompanied by a real ideological conflict as well। यह केवल मिलिट्री अलियंसेज ही नहीं थी या बैलेंस ऑफ पावर कि उसके पास इतनी पावर है तो हम भी किसी कंट्री को इन्वॉल्व करके पावर को बैलेंस कर दे, केवल यही नहीं था। इट वाज एन आइडियोलॉजिकल वॉर जो कि कैपिटलिज्म यूएसए फॉलो कर रहा था, यूएसएसआर कम्युनिज्म फॉलो कर रहा था, जो कि रिसोर्सेज को इक्वली बांटना होता है कम्युनिज्म में। तो ये दोनों आइडियोलॉजिकल वॉर भी
थी. अ डिफरेंस ओवर द बेस्ट एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ये भी इसमें चल रहा था कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशल लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड इन कंट्रीज के थ्रू चले. एंड द वेस्टर्न एलियंस हेडेड बाय यूएस, रिप्रेजेंटेड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा था. कौन? यूएसए रिप्रेजेंट कर रहा था डेमोक्रेसी को, लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा था. और दूसरी साइड, ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड, इट वाज आल्सो नोन एज फर्स्ट वर्ल्ड, वेयर एज इन ईस्टर्न साइड, जो कि उसे बोलते हैं सेकेंड वर्ल्ड भी बोलते हैं, यस, सोशलिस्ट ब्लॉक भी बोलते हैं. हेडेड बाय द सोवियत यूनियन वाज कमिटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म. सो दोनों कंट्रीज, एक तरफ यूएसए फर्स्ट वर्ल्ड जो है किसको फॉलो कर रही थी? इट वॉज फॉलोइंग आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म, जिसमें रिसोर्सेज सारे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते हैं एंड दे वर्क फॉर देयर ओन प्रॉफिट. वहीं दूसरी तरफ कौन? दूसरी तरफ यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, जो फॉलो कर रही थी सोशलिज्म या कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही थी. सो यूएसए उस कोल्ड वॉर में कौन कौन कंट्रीज थी? एक तरफ यूएसए, यूएसएसआर, वी आर टॉकिंग अबाउट कोल्ड वॉर, ठीक है. तो यूएसए को जो फॉलो कर रही थी वो कंट्रीज थी फ्रांस, ब्रिटेन, पाकिस्तान भी फॉलो कर रहा था. क्यों? वो हम देखेंगे क्यों. ये कंट्रीज क्यों फॉलो कर रही थी पाकिस्तान, नॉर्वे एंड वेस्ट जर्मनी. एंड ऑन अदर साइड यूएसएसआर में ईस्ट जर्मनी, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया एंड हंगरी. ये कंट्रीज यूएसएसआर को सपोर्ट कर रही थी इन कोल्ड वॉर. अब यूएसए को कुछ कंट्रीज क्यों फॉलो कर रही थी वो भी हम देख लेते हैं. वाई द कंट्री वॉज फॉलोइंग यूएसए? यूएसए को फॉलो इसलिए कर रही थी क्योंकि पाकिस्तान को एक डर था कि इंडिया अटैक ना कर दे, तो उसको और इन सभी कंट्रीज को क्या मिल जाएगा? प्रोटेक्शन मिल जाएगा. प्रोटेक्शन के साथ साथ प्रोटेक्शन मिल जाएगा, मिलिट्री मिल जाएगी यूएसए की, इकोनॉमिक बैलेंस मिल जाएगा, इकोनॉमिक सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि पाकिस्तान अब तक लेता आया था यूएसए से. और उस कंट्री का, यूएस का फेवर मिल जाएगा. इसलिए ये कंट्री सभी यूएसए को फॉलो कर रही थी. एंड दूसरी साइड यूएसएसआर, यूएसएसआर को यूएसएसआर को
वाई दे वर फॉलोइंग? लोकेशन के लिए। और यूएसएसआर के साथ बहुत सारी कंट्रीज इसलिए थी, और यूएसएसआर ने इन्वॉल्व इसलिए कर रखा था क्योंकि यूएसएसआर को, रशिया को उनकी लोकेशन मिल जाती, एक तरह का स्पाई बेस मिल जाता। इकोनॉमिक, दोनों को इकोनॉमिक सपोर्ट मिल जाता। और सबसे इम्पॉर्टेंट वाइटल रिसोर्सेस जो कि ऑयल, आयरन, स्टील, ये सब रिसोर्सेस मिल जाते। इसलिए ये दोनों, यूएसए एंड यूएसएसआर को बहुत सारी कंट्री सपोर्ट कर रही थी और साथ में इन दोनों के साथ खड़ी थी, यूएसए यूएन यूएसएसआर के साथ। और फाइनली फिर ये कोल्ड वॉर जो था, ये रियल वॉर में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो हम एक वर्ड हम लिख सकते हैं, डेट इज DETERR, जस्ट अ सेकेंड, DETERRANCE, डेटरेंस, रोकना एक दूसरे को। अगर ये फुल स्केल, फुल फ्लैज वॉर होता तो पूरी दुनिया तहस नहस हो सकती थी। इस के कारण, डेटरेंस के कारण नहीं हुआ, कोल्ड वॉर टर्न नहीं हुआ फुल फ्लैज वॉर के अंदर। ठीक है, देख लेते हैं अभी हम कोल्ड वॉर क्या है, बुक में हमारे क्या गिवन है। व्हाट इज अ कोल्ड वॉर? द एंड ऑफ द सेकेंड, the end of the Second War is a landmark in contemporary world politics. In 1945, the Allied forces जो हमने देखे, led by the US, Soviet Union, Britain and France, defeated the Axis forces led by Germany, Italy, Japan, ending the Second World War 1939 to 1945. ये हम कर चुके हैं. The war had involved almost all major parts of the world and spread out to regions outside Europe, including Southeast Asia, China, Burma, now Myanmar, and parts of the India's northeast. तो यूएसए के साथ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात थी, जो हमने डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन सी कंट्रीज एलिड में थी, कौन कौन सी कंट्रीज एक्सिस में थी। तो इस वॉर में, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, मैक्सिमम सब कंट्रीज इन्वॉल्व थी। वहीं पे द वॉर डिवास्टेटेड द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स हुआ इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सिविल एंड सिविलियंस प्रॉपर्टी। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड अर्लियर शेकन द वर्ल्ड बिटवीन 1914 से 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। एंड द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड से ही 1945 के बाद से लेकर 1991 तक ये कोल्ड वॉर चला। द वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप द एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी पे। जैसे ही अगस्त 1945 में यूएसए ने बॉम्ब डाला, तभी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया। अब एक इसमें थ्योरी है कि कहते हैं कि जापान सरेंडर नहीं कर रहा था, इस वजह से यूएसए ने फर्स्ट बॉम्ब डालने के बाद में सेकेंड बॉम्ब डाला। ऐसी कई थ्योरीज बनी हुई हैं। और सेकंड एक थ्योरी बनी हुई है कि यूएसए अगर उनके 1 लाख पीपल या 2 लाख पीपल मारने के लिए अगर खुद की मिलिट्री लेके जाए
तो वाई वुड यूएसए हार्म देयर ओन पॉपुलेशन लाइफ, उनकी खुद के मिलिट्री की लाइफ को क्यों हार्म करे, जबकि एक बॉम्ब से जापान को हिलाया जा सकता है, जापान को ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने बॉम्ब डालने की सोची, यूएसए ने बॉम्ब डालने की सोची। तो causing Japan to surrender, critics of the US decision to drop the bombs have argued that the US knew that Japan was about to surrender and that it was unnecessary to drop the bombs. They suggested that the US action was intended to stop the Soviet Union from making military and political gains in Asia, ताकि सोवियत यूनियन कोई अपना मिलिट्री या पॉलिटिकल गेन एशिया में ना रखे, ना ले, और अपनी एक पावर दिखा दे यूएसए कि पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। एक ये भी नज़रिया हो सकता है, एक ये भी एंगल हो सकता है। एंड एल्सवेयर एंड टू शो मॉस्को दैट यूनाइटेड स्टेट्स was supreme. US supporters have argued that the dropping of the atomic bombs was necessary to end the war quickly and stop further loss of American and Allied life. So whatever the motives, the consequence of end of the Second World War was the rise of two new powers on the global stage पे दो पावर निकल के आई, जो कि यूएसए एंड यूएसएसआर हमने डिस्कस किया. विद द डिफीट ऑफ जर्मनी एंड जापान, द डिवास्टेशन ऑफ यूरोप एंड इन मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन बिकेम द ग्रेटेस्ट पावर in the world with the ability to influence events anywhere on earth. While the Cold War was an outcome of the emergence of the US. Cold War क्या है? It was an outcome of the emergence of the US and USSR as two superpower rivals each other. दोनों के बीच में राइवलरी को कोल्ड वॉर, ये एक इमरजेंस है, इससे राइवलरी से निकल के कोल्ड वॉर आया. इट वॉज ऑल्सो रूटेड इन द अंडरस्टैंडिंग दैट द डिस्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय द यूएस यूज ऑफ एटम बम्स इज टू कॉस्टली फॉर एनी अदर कंट्री या एनी कंट्री टू बेयर. अगर कोई एटम बॉम्ब डालता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है. जापान को अभी तक भुगतना पड़ रहा है, दो जापान हैव डेवलप्ड टिल नाउ, पर उसका नुकसान उनको अभी तक भी झेलना पड़ रहा है. द लॉजिक इज सिंपल yet पावरफुल. व्हेन टू राइवल्स पावर्स आर इन पोजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, capable of inflicting death and destruction, unacceptable to each other. A full-fledged war is unlikely. Full-fledged war नहीं होना चाहिए. In spite of provocations, neither side would want to risk war since no political gains would justify the destruction of their society. अगर full-fledged war होता, अगर रशिया यूएसए पे बॉम्ब डालता या यूएसए रशिया पे बॉम्ब डालता, तो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन नष्ट हो जाती, पूरा पूरा कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाता. नॉट ओनली कंट्री, उसके आसपास के में भी पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकता था अगर फुल फ्लेज वॉर होता तो. So in the eve of a nuclear war, the both sides will so badly harmed that it will be impossible to declare one side or other as the winner, even if one of them tries to attack and disable the nuclear weapons of its rival. The other would still be left and with enough nuclear weapons to inflict unacceptable destruction. This is called the logic of deterrence. ये word बहुत important है. इस वजह से लॉजिक और डेटरेंस की वजह से ये फुल फ्लैज वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ. डेटरेंस मीन्स रोकना, रुकावटें. बोथ साइड्स हैव अ कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट एन अटैक एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रैक्शन दैट नाइदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर. अगर वॉर होता, सोच के देखिए, एक छोटे से अभी वायरस ने पूरी दुनिया को हिला रखा है. अगर न्यूक्लियर वेपन्स
कोई कंट्री किसी पे डाल दे तो पूरी अर्थ की अर्थ ख़त्म हो सकती है. सो कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था. सो अ लॉजिक ऑफ डेटरेंस की वजह से नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे. रुकावटें थी. अगर ऐसा हुआ तो सब पूरी की पूरा यूएसए, पूरा का पूरा रशिया खत्म हो सकता था. दस द कोल्ड वॉर इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन इंटेंस फ्रॉम अ राइवलरी बिटवीन ग्रेट पावर्स रिमेन्ड अ कोल्ड रहे एंड नॉट हॉट और शूटिंग वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ. डेटरेंस रिलेशनशिप प्रिवेंट्स वॉर बट नॉट द राइवलरी बिटवीन पावर. राइवलरी चलती रही, खींचातानी चलती रही, दोनों कंट्रीज में कुछ ना कुछ चलता रहा, लेकिन फुल फ्लैज वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ. सो नोट द मेन मिलिट्री फीचर्स ऑफ कोल्ड वॉर. द टू सुपर पावर्स एंड द कंट्रीज इन द राइवल blocks led by the superpowers were expected to behave as a rational and responsible actors. कि लड़ाई केवल दोनों कंट्रीज में ना रहे. दोनों कंट्रीज में अगर फाइट होती है तो केवल फाइट तक नहीं, उसके अलावा उनकी भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वर्ल्ड के लिए, एनवायरनमेंट के लिए. दे शुड ऑल्सो शो दिस काइंड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दे वर टू बी अ रैशनल एंड रेस्पॉन्सिबल इन द सेंस दैट दे अंडरस्टूड द रिस्क इन फाइटिंग वॉर दैट माइट इन्वॉल्व द टू सुपर पावर्स. अगर फाइट होती है, फुल फ्लैज वॉर होता है, तो इट कैन हार्म नॉट ओनली द टू कंट्रीज but the whole world. So when two superpowers and the blocks led by them are in a deterrence relationship, fighting's war will be massively destruction होगा. अगर दोनों के बीच में ये full fledged war होता है तो responsibility therefore meant being restraint and avoiding the risk of another world war. In this sense, the Cold War managed to ensure human survival. तो कोल्ड वॉर चलता रहा, इसकी वजह से ह्यूमन सर्वाइव कर पाए. अगर फुल फ्लैज वॉर होता तो सब कुछ नष्ट हो सकता था. सो कुछ पिक्चर्स हैं जो कि जापान जो पूरा डिस्ट्रॉय हुआ, दो सिटीज़ इसके, हिरोशिमा एंड नागासाकी, उसके बारे में. So these pictures depict the destruction caused by the bombs dropped by the US on Hiroshima. The bomb was code named Little Boy. हिरोशिमा पे जो बम डाला गया उसे लिटिल बॉय नाम दिया, एंड नागासाकी पे कोड नेम जो उसका रखा गया वो फैट मैन रखा गया. Yet these bombs were very small in their destructive capacity measured in terms of kiloton yield. As compared to the nuclear bombs that were to be available in the stockpiles assembled by the superpowers, they yield a little boy and fat man were 15 and 21 kilotons उनकी पावर थी. किनकी? हिरोशिमा एंड नागासाकी पे बॉम्ब डाले गए. तो रेस्पेक्टिवली by the early 1950s, the USA and USSR were already making thermonuclear weapons that had a yield between 10 and 15,000 times more powerful than Hiroshima and Nagasaki, जो अभी उनके पास बॉम्ब थे during Cold War. So in the other words, these bombs were 1,000 times more destructive than the bombs used in Hiroshima and Nagasaki. During the much of the Cold War, both the superpower possessed the thousands of such weapons. Just imagine the extent of destruction that these could cause all over the ग्लोब. अगर इन दोनों के बीच में फाइट होती तो क्या हो सकता था? पूरा का पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता था. तो ये दो टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं. तो यू हैव टू राइट 2 क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को आपको एक्सप्लेन करना है पूरा डिटेल में. अप्रॉक्सीमेटली 250 वर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज कोल्ड वॉर? ये आपको
50 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, जिसमें पूरा आप एक्सप्लेन करोगे दोनों पावर्स की आइडियोलॉजीज़, दोनों पावर की कोल्ड वॉर की पोजीशंस क्या थी, क्यों कोल्ड वॉर में इन्वॉल्व हुए, उनके साथ कौन कौन कंट्रीज थी। इस तरीके से आप ये दोनों क्वेश्चन करोगे और फटाफट से मुझे भेजोगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड थैंक you so much. Have a great day. Take care and bye.